all the dear participants. Friends, today we are going to discuss academic integrity. इसे कहते हैं कि अकादमिक सत्यनिष्ठा, utmost important topic. हमारे जीवन में एक इंटीग्रिटी है जो आदम को इंसान बनाती है, मनुष्य बनाती है। अगर वो इंटीग्रिटी नहीं तो आदम एक एनिमल के अलावा, एक जानवर के अलावा कुछ नहीं, वो आदम ही रह जाता है, इंसान नहीं बनता। हमने हजारों हजार साल लगाए हैं आदम से इंसान बनने। Now what we need to do, and that too we are, अगर हम कहें कि इकोसिस्टम, अगर एजुकेशनल इकोसिस्टम की बात करेंगे, we are sitting on the topmost hierarchy. Not only a job we are doing, it is a commitment, it is a passion. जो राष्ट्र के निर्माण और राष्ट्र के लिए नागरिकों, अक्षय नागरिकों के निर्माण के लिए जो जिम्मा हमारे कंधों पर डाला गया, उसको समझने की जरूरत है और उसके अनुरूप अपने करेक्टर को ढालने की और करेक्टर को मजबूत रखने की जिम्मेदारी हमारे कंधों पे। हमारा हर एक कृत्य, हमारा हर एक कार्य हमारे स्टूडेंट के लिए एग्जाम्पलरी होता है, चाहे आप उसे बताएं चाहे ना बताएं। Whether you are vocal on that particular topic or not, perceive होता है, वो perceive this thing in their actions and their doings. So we are in a role model kind of condition कि हमारा स्टूडेंट हमको एक रोल मॉडल की तरह देखता है हमेशा। एक शिक्षक उसके लिए आदर्श है। आप किस तरह का आदर्श बनना चाहते हैं ये आप पर। शिक्षकों का जो एकेडमिक इंटीग्रिटी है या एकेडमिक परफॉर्मेंस है, वो केवल उनके व्यक्तिगत करियर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने अभी देखा क्यूएस रैंकिंग 2023 हैज बीन रिलीज। वो उनके संस्थान और उनके राष्ट्र के लिए भी एक प्रतिष्ठा के पद पर अगर पहुंचाना है तो वो एकेडमिक इंटीग्रिटी और वो एकेडमिक की जो डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन है हमारा एकेडमिक्स को लेकर, रिसर्च को लेकर, वो वहां तक ले जाता है। मित्रों, किसी भी प्रोफेशन में आप चले जाएं, इतना डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन राष्ट्र निर्माण में कोई प्रोफेशन कर सकता है मुझे नहीं लगता। एंड दैट टू वी आर बीइंग पेड फॉर दैट। कई लोग काम कर रहे हैं राष्ट्र निर्माण के लिए, बिल्कुल अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को किनारे करके, उसके लिए पा नहीं रहे पैसा कुछ, पर हम लोग उसके लिए एक अच्छी खासी सैलरी पा रहे हैं, जिसमें हम थोड़े से एफर्ट्स डाल के न केवल अपने संस्थान बल्कि अपने राष्ट्र के लिए भी एक गौरव के क्षण को लेके आ सकते। तो क्या करना है क्या नहीं करना है, छोटी छोटी बातों को अपने आने वाले 1 घंटे के डिस्कशन में मैं रखूंगा और उसके बाद आमंत्रित करूंगा आपको डिस्कशन के लिए कंप्लीट हाफ एन आवर के। तो लेट्स मूव फॉर द टुडेज प्रेजेंटेशन। आज बात करेंगे, और कोई भी कहीं पर भी कोई गुंजाइश हो, शक की या कोई आपकी क्वेरी हो, प्लीज डू लेट मी नो एट दैट मोमेंट ओनली। उसी समय मुझे बताएं, आई विल बी हैप्पी टू आंसर। ओके, देखिए, मे बी सम इश्यू विद माय सिस्टम देयर दैट वो शायद फुल स्क्रीन नहीं कर पा रहा है। आई डोंट नो क्या, खासकर सिस्को वेबएक्स के साथ मुझे इश्यू आ रहा है। एनीवे, देखिए, प्रथम यत्नेन संरक्षेत द एकेडमिक एंड रिसर्च इंटीग्रिटी, इस पे आज हम बात करने वाले हैं। इस तरह से हम करेक्टर को जो है प्रथम यत्नेन संरक्षेत वित्तमयाते याति च अक्षीणो वित्तता क्षीणा क्षीणो वृत्तस्तु हतो हत। संस्कृत का एक श्लोक, अच्छी तरह पढ़ा होगा आपने, कि करेक्टर की, अपने वृत्त की जिसे कहते हैं,
कैरेक्टर की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता और जाता है, और धन से गया हुआ मनुष्य क्षीण हो सकता है, कमजोर हो सकता है, लेकिन कैरेक्टर से विरत मनुष्य हतोहता, मतलब संपूर्ण विनाश उसका हो जाता है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे आज के लेक्चर में, आज के डिस्कशन में। जी हाँ, नेक्स्ट इज आई वेलकम यू ऑल फॉर on behalf of my university, HNB Gadwal University, which is located near the lap of located in the lap of Himalayas, हिमालय की वादियों में, अलकनंदा नदी के किनारे एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है उत्तराखंड का। उससे मैं आप सबका स्वागत करता हूं। यस, नाउ आई थिंक आई एम फुल, आपको फुल स्क्रीन शायद दिख रही हो। जी ठीक सर। है, ये भी तो मतलब हो जाएगा, थोड़ा प्रोसेस स्लो चल रहा है, एनीवे वापस आ जाएगा, कोई बात नहीं, करते रहेंगे कुछ प्रयास। ओके, थोड़ा देखिए, जहां तक यस with the blessings of लॉर्ड बद्री विशाल एंड बाबा केदार के आशीर्वाद से मैं आप सब लोगों का माँ गंगा के पावन स्थली, जहाँ से देवप्रयाग इसे कहते हैं, वहां से आप सबका स्वागत करता हूँ। थोड़ी दूर है हमारे यहाँ से, तो जब भी आप बद्रीनाथ की तरफ को आए तो अवश्य आप इन चीज का आनंद जरूर लेंगे। देखिए, मैं हमेशा, आप सभी जानते हैं, कहीं भी मुझे सुना होगा तो मैं ही पहला जो, अगर हम शुरुआत करते हैं किसी चीज से, तो दैट आई डू फ्रॉम द 9 कैरेक्टर्स ऑफ गुरु, या 9 लक्षणा। गुरुत्व हासिल करने के, गुरुत्व को प्राप्त करने के लिए 9 लक्षण होने चाहिए एक गुरु में। शुचि, वाचस्वी, वर्चस्वी, द्युतिमान, श्रुतिमान, कृति, नम्र, उत्साही और जिज्ञासु। कैरेक्टर इज द अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहला गुण है कैरेक्टर, द मैन विद द कैरेक्टर। द लेडी विद द कैरेक्टर, शिक्षक। शिक्षक बनना बहुत आसान है, गुरु बनना बहुत तपस्या है। उसके लिए 9 लक्षणों का होना जरूरी। कोशिश कीजिए अपने जीवन में एक एक करके, जिन चीजों की आपको लगता है कि उस कैरेक्टर पर मुझे काम करने की आवश्यकता है, उसको अपने आत्मसात करना आज ही से प्रारंभ करें। देखिए, जहां तक एथिकल प्रैक्टिसेस की बात है, एकेडमिक में जब हम अकादमिक परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं, एथिकल प्रैक्टिस एक अत्यंत आवश्यक कंपोनेंट है। और किसी भी प्रोफेशन में बेसिक एथिक्स का वॉयलेशन उसकी वैल्यू और क्रेडिबिलिटी को घटाता है। चाहे वो टीचिंग हो, चाहे रिसर्च हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन, एकेडमिक के अंदर ही में अगर मैं बात करूं, बेसिक एथिक्स तो आपको हर जगह फॉलो करना है। हो सकता है कुछ समय के लिए, एक छोटे समय के लिए, कोई व्यक्ति उसके आफ्टर शॉक से या उसके होने वाले प्रभावों से बच रहा हो, लेकिन ज्यादा देर तक बच नहीं सकता। प्रोफेसर रजत अग्रवाल, मैं कहूंगा कि हमारे ऑनलाइन कोर्स और मूव डेवलपमेंट के रेफरेंस में मेरे गुरु, वो अपने एक वर्कशॉप में कहते हैं, उन्होंने कोट किया था कि प्रोफेशनल अचीवमेंट was supposed to be function of position and content। पहले माना जाता था कि किसी भी प्रोफेशनल में अचीवमेंट का के 2 कंपोनेंट है, आपकी पोजीशन, आपका कंटेंट। कंटेंट में आपके पास क्या एक्सपीरियंस है, कितना आपके पास ज्ञान है। पोजीशन आप किस पद पर बैठे। लेकिन अब एक और चीज ऐड हुई है, दैट इज एथिक्स। क्या है? प्रोफेशनल अचीवमेंट इज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन, कंटेंट एंड एथिक्स।
और एथिक्स भी जुड़ जाता है। मैं नहीं कह रहा, ये स्टेटमेंट प्रोफेसर रजत अग्रवाल का, जो मैं दोहरा रहा हूं, कोट कर रहा हूं, तो ध्यान दीजिएगा मेरी बात। विभिन्न क्षेत्र एकेडमिक्स के, चाहे स्पेशलाइजेशन है, चाहे वो साइंस है, किसी भी तरह, उनका अपना ही डिटेल और स्पेसिफिक कोड ऑफ एथिक्स होते हैं हर एक के। बट द एसेंस ऑफ दीज गाइडलाइन शुड बी अलाइंड। एसेंस जो है अलाइंड होंगे। कोई चीज फंडामेंटली अपोजिंग नहीं हो सकती किसी चीज, एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू, फंडामेंटली। जहां तक स्कोप की बात कहूं मैं एकेडमिक इंटीग्रिटी के, केवल प्लेजरिज्म का मतलब एकेडमिक इंटीग्रिटी नहीं है जान। बेसिक एथिक्स क्या है, क्या सही है क्या गलत है, साइंटिफिक कंडक्ट, साइंटिफिक मिसकंडक्ट, फॉल्सिफिकेशन, फैब्रिकेशन एंड प्लेजरिज्म, क्या कहते हैं, FFP। ध्यान रखिएगा बात को, फॉल्सिफिकेशन, फैब्रिकेशन एंड प्लेजरिज्म, दीज आर द थ्री थिंग्स व्हिच आर फ्रीक्वेंटली कोटेड, जिनको अक्सर हम कोट करते हैं। इसके अलावा रिडंडेंट पब्लिकेशन, selective reporting, these are scientific conduct or you can say scientific misconduct। ये तो रिलेटेड है रिसर्च करने से रिलेटेड। ना पब्लिकेशन एथिक्स, पब्लिकेशन से रिलेटेड एथिक्स, सलामी पब्लिकेशन, सेल्फ प्लेजरिज्म, टीचिंग लर्निंग इंटीग्रिटी। व्हाट इज द इंटीग्रिटी? क्या मैं पढ़ने और पढ़ाते हुए पठन पाठन की प्रक्रिया में अपने अंदर वो इंटीग्रिटी लिए हुए कि नहीं? डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन। हो सकता है, देखिए मैं पढ़ा रहा हूँ सब्जेक्ट एक्स को पिछले 18 साल से 19 साल, 17 साल पहले मैंने एक बार नोट्स बनाए थे और मैं उन्हीं को घिस रहा हूँ 20 से 2 दशक तक। ये उचित नहीं है, ये आप जस्टिफाइड नहीं कर रहे। यू आर नॉट अपडेटिंग योर सेल्फ। आप जब अपडेट नहीं कर रहे हैं, नॉलेज को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, क्लास में जाने से पहले 20 मिनट खुद अध्ययन नहीं कर रहे हैं, टेक इट ग्रांटेड लेंगे तो आपका स्टूडेंट भी आपको टेक इट ग्रांटेड लेगा। दिस इज जस्ट लाइक रेस्पेक्ट, अगर आप देंगे लोगों को तो आपको मिलेगी। इवेल्युएशन इंटीग्रिटी, इसके अलावा पढ़ने पढ़ाने के अलावा इवेल्युएशन, आपका इवेल्युएशन सटीक है कि नहीं, नीर क्षीर का विवेक आपके अंदर है कि नहीं, कौन सही है कौन गलत है, कौन एवरेज स्टूडेंट है, कौन बेटर स्टूडेंट है, कौन बेस्ट स्टूडेंट है। इसके अलावा भी बहुत से तत्व हैं जो एकेडमिक इंटीग्रिटी का एक इकोसिस्टम बनाते हैं। तो ये गलत फहमी अपने दिमाग में मत रखिए, कॉपी नहीं करना है और कॉपी से कैसे बचना है, खाली ये एकेडमिक इंटीग्रिटी है, नहीं। आपके पग पग में, आपकी पूरी लाइफ के साथ, हर एक क्षेत्र में एकेडमिक इंटीग्रिटी जुड़ी हुई। चलिए छोटी छोटी सी बात को जानते हैं, जो बेसिक चीज है, दैट इज एथिक्स और वैल्यू। भाई एथिक्स क्या है, वैल्यू क्या है? एथिक्स क्या है? नॉर्म्स फॉर कंडक्ट दैट डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्सेप्टेबल एंड अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर। क्या सही है क्या गलत है, इसके बीच में जो भेद करती है चीज, वो है एथिक्स। वो नॉर्म्स ऑफ कंडक्ट, वो जो नियम कानून है जो डिस्टिंग्विश करते हैं सही और गलत में, वो है एथिक्स। और ये यूनिवर्सल होते हैं। सच बोलिए, चोरी नहीं कीजिए, मान्यताएं हैं, एथिक्स है हमारे। ये तो सही है, ये फंडामेंटली जो चीज, ये यूनिवर्सल है। बट वैल्यू एक अलग चीज। द प्रिंसिपल एंड आइडियल्स that help them in making judgment of what is more important। किसी परिस्थिति विशेष में क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो वैल्यू कहलाता है, वो वैल्यू कहलाता है। राजा परीक्षित की कहानी सुनी होगी आप, जिन्होंने ऋषि से पूछा कि भाई वो कहाँ गया है, तो ऋषि ने जो है गलत बता दिया और गुस्से में जो उन्होंने सांप डाल दिया उसके ऊपर, जो आपने सुना होगा मोटा मोटा, अगर जो हमारे कथाओं में वर्णन है। किसी की जान बचाने के लिए बोला गया झूठ उस सच से बड़ा होता है।
ये क्या है? वैल्यू सिस्टम। भाई कोई मर रहा है, कोई पूछ रहा है, आपने उसको गलत बता दिया, गलत रास्ता कि भाई वो उधर गया, यू हैव सेव्ड ए लाइफ। आप सामान्य परिस्थिति में जानते हैं ना आप चीजों को। बोलना सच चाहिए लेकिन आपने झूठ बोला, लेकिन झूठ किस लिए बोला? दैट इज वैल्यू, वो वैल्यू सिस्टम है। सच तो ये है कि जो बंदा जहां गया आपको बताना था, लेकिन वैल्यू क्या कहती है कि उस परिस्थिति में क्या चीज सही है, क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैल्यू इज अबाउट प्रायोरिटी इन सर्टेन सिचुएशन। वैल्यू इज और व्यू पॉइंट दैट डिटरमाइंस अवर बिहेवियर इन सर्टेन सिचुएशन। हमारा जो परिस्थिति जन्य जो है, मैं हमारा क्या डिसीजन हमारा सही, ज्यादा बेटर है, ज्यादा अच्छा है, वो वैल्यू है। एथिक्स डिफाइंस व्हाट इज राइट, while वैल्यू डिफाइंस व्हाट इज इंपॉर्टेंट। एथिक्स ये बताता है कि भाई क्या सही है, लेकिन वैल्यू क्या बता रहा है आपको, क्या ज्यादा सही है या क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं एथिक्स इन रिसर्च की। देखिए, यूजीसी की वेबसाइट अक्सर देखा कीजिए, ugc.ac.in। टॉप राइट कॉर्नर में आप जाएंगे, एक टैब मिलेगी ई बुक्स, वहां पर क्लिक करेंगे, देन यू विल फाइंड दिस बुक, गुड एकेडमिक रिसर्च प्रैक्टिसेस, सितंबर 2020 में यूजीसी ने रिलीज किया है। इट डिस्क्राइब्स यूज ऑफ ऑनेस्ट एंड वेरिफाइबल मेथड्स इन प्रपोजिंग, परफॉर्मिंग एंड इवैल्यूएटिंग रिसर्च। ईमानदारी के साथ कैसे रिसर्च को प्रपोज किया जाए, परफॉर्म किया जाए, इवैल्यूएट किया जाए मेथड्स को। रिपोर्टिंग रिजल्ट्स विद पर्टिकुलर अटेंशन टू अडेरेंस टू रूल रेगुलेशन गाइडलाइन। किस तरह से हम रूल रेगुलेशन गाइडलाइंस को ईमानदारी के साथ अडॉप्ट करें, कार्य करें, और कॉमनली एक्सेप्टेड प्रोफेशनल कोड ऑफ नॉर्म्स को फॉलो करें। दैट इज एथिक्स इन रिसर्च। उसको बड़े अच्छे ढंग से इंटरनेशनल टीम के साथ मिलकर यूजीसी ने तैयार किया, जरूर पढ़िएगा इसको, बहुत ही अच्छी बुक है। ई बुक आपका फ्रीली अवेलेबल है, जो कि डिफाइन करती है इन चीजों को। एथिक्स, रिगर, रेलेवेंस, ट्रांसपेरेंसी, रेस्पेक्ट, इम्पार्शियलिटी, इंडिपेंडेंस एंड अकाउंटेबिलिटी। पहली बात, एथिक्स क्या सही है ये बताती है रिसर्च। रिगर, किस शिद्दत के साथ आपको काम करना चाहिए, कितनी मेहनत के साथ आपको काम करना चाहिए, क्या रेलेवेंस, क्या आपका रिसर्च रेलेवेंट है कि नहीं है, ट्रांसपेरेंट है कि नहीं है, वेदर यू रेस्पेक्ट कल्चरल वैल्यूज, रीजनल वैल्यूज। मैं किसी धर्म विशेष, किसी जाति विशेष, किसी क्षेत्र विशेष की भावनाओं की, किसी कल्चरल प्रेफरेंस की इज्जत करता हूं कि नहीं करता हूं ड्यूरिंग माई रिसर्च। देखिए, रिसर्च में आपको जी ये तो डेटा है, मैंने तो उठाया। एक सही बात को भी अगर गलत ढंग से और गलत टोन में बोल दिया जाता है, तो वो कितनी खतरनाक हो जाती है, वो हम सब गाए बगाए देखते रहते। छोटी छोटी बातों पे बात सही होना, और बात को, सही बात को भी गलत ढंग से पे और गलत प्लेटफॉर्म पे बोल देना, पूरे समाज में आग लगा सकता है। इम्पार्शियलिटी, इम्पार्शियलिटी मतलब भेदभाव ना करना, समान भाव से रखना चीजों को। क्षेत्र विशेष, जाति विशेष, स्टूडेंट्स, धर्म, इन सब में जो है हमें इम्पार्शियल रहना। जेंडर, मेल फीमेल में किसी तरह का कोई जो है पार्शियलिटी शो ना करना, पार्शियलिटी डेटा में भी पार्शियलिटी ना करें, जिससे ये पता चले कि इस धर्म के कारण या इस जाति के कारण या इस कल्चरल प्रेफरेंस के कारण या इसके मेल या फीमेल होने के कारण ये रिजल्ट ऐसा हो रहा है, तो ये ऑकवर्ड। इंडिपेंडेंस, अपने में इंडिपेंडेंट हो स्टडी। इंडिपेंडेंटली स्टडी करना, अगर हम किसी चीज को दूसरे के परिप्रेक्ष्य में ही बात करते रहते हैं, मतलब दूसरे के रेफरेंस से ही बात करते रहते हैं, तो दिक्कतें आएंगी। आपको अपना काम करना होगा। अकाउंटेबिलिटी, एंड दैट टू रिसर्च में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकाउंटेबिलिटी। क्या है? जिम्मेदारी। देखिए, रिसर्च आपने की है, मैंने की है, तो मेरी जिम्मेदारी है उसके बारे में कोई भी क्वेश्चन उठता है तो उसको जस्टिफाई करना।
अभी आईसीएमआर के एक साइंटिस्ट पे 2004 के उसके पेपर में एक आरोप लगा कि वो गलत है या गलत ढंग से पेश किया गया। मैं ये नहीं कह रहा कि आरोप लगे, मैंने ये नहीं कहा गलत। हो सकता है उसके पास जस्टिफाइड आंसर हो, लेकिन हो सकता है अब 20 साल 25 साल बाद उससे पूछा जाए, उसको कुछ उसको याद ही ना हो उस चीज के बारे में। तो मेरे कहने का मतलब है कि चीज ऐसी है जो कभी भी पूछी जा सकती है, कभी भी आपको क्वेश्चन मार्क किया जा सकता है। तो इस बात के लिए हमेशा तैयार रहें और आपको ईमानदारी के साथ, अगर आप ईमानदार रहेंगे तो आपको रीजन ढूंढने नहीं पड़ेंगे। तो जो भी चीज रिपोर्टिंग है रिगर के साथ कीजिए, पूर्णता के साथ कीजिए, ताकि आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट को जस्टिफाई करने या उसका आंसर देने के लिए बगल न झांकनी पड़े। आपके पास आंसर्स होने चाहिए। आज तुक्के में या किसी कारण से पेपर छप गया, आपको पता है गलती हो रखी है उसमें, आप साइलेंट है, बढ़िया चलो एपीआई में मिल गया नंबर, क्या चाहिए। कोई कुछ नहीं बोलेगा। आप ही के शुभचिंतक जो जानते होंगे इस बात को, 10 साल बाद जब आप जो है हेड बनेंगे, डीन बनेंगे, तो आपके सामने आपकी चिट्ठी पत्री जन्म पत्री खोलकर रख देंगे। तो गलत क्यों करना भाई, गलत करना ही क्यों है, ऐसे रास्ते जाना ही नहीं इसके लिए आपको कभी भी परिणाम भुगतना पड़े, शायद उस समय जिस समय आप कतई तैयार भी ना हो उस चीज। तो अगर एथिकल पॉइंट आपको समझ नहीं आता, वैल्यू सिस्टम समझ नहीं आता, तो कम से कम अपना स्वार्थ समझ के इन चीजों से दूर रहिए, क्योंकि आपके लिए खतरनाक है। These practices are dangerous for you, your academic, social and all perspectives. जो इंटीग्रिटी आपने कमाई है सालों में, जो प्रतिष्ठा कमाई है, वो मिनटों में जो है धराशायी हो जाए। आपको अपने को प्रूफ करने में हो सकता है आप सही निकले, लेकिन एक बार आप न्यूज में आ गए तो नोबडी बॉदर्स कि उसके बाद क्या हुआ। एक बार न्यूज आ गई, एक चीज निबट गई, आग लग गई, आप जस्टिफाई करने में लगे रहेंगे, लेकिन मीडिया या न्यूज़पेपर कभी ये नहीं छापेगा कि हाँ भाई उसने अपने को सही प्रूफ किया। मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। तो कभी भी केस स्टडीज वगैरह भी जब हम बात करते हैं तो हम हमेशा ये कोट करते हैं कि हाँ ये रिपोर्ट किया गया। हो सकता है उसके बाद, जांच के बाद जिस पे आरोप लगे वो आरोप गलत पाए गए, प्लेजरिज्म, एकेडमिक इंटीग्रिटी, इसके रेफरेंस। तो कभी सामाजिक रूप से भी आरोप लगने पे किसी को गिल्टी जो है घोषित नहीं कर देना चाहिए, मेरी या इन जनरल ये कहें कि एक मान्यता होनी चाहिए। What is the framework of good academic research practices? Research design, conduct of research, research dissemination, रिसर्च को कैसे डिजाइन किया जाए, सबसे पहला कारण है। पहले मैं रिसर्च की बात कर रहा हूँ, एकेडमिक्स में हम आ ही रहे हैं, बात कर रहे हैं पैरेलल, कई चीजें पैरेलल हैं। डेटा फैब्रिकेशन, फॉल्सिफिकेशन ऑफ रिजल्ट, फैब्रिकेट करना बताऊंगा मैं आपको, मिसहैंडलिंग ऑफ रिसर्च सब्जेक्ट्स, रिसर्च के जो सब्जेक्ट है उसको गलत ढंग से पेश करना, हैंडल करना, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, सेलेक्टिव रिपोर्टिंग, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, मतलब जो लगता है कि हमें कि जो जो सही रिजल्ट आने चाहिए खाली उनकी बात करेंगे, जो गलत रिजल्ट आए उनकी बात ही मत करो, साइलेंट रह जाओ। अगर आप साइलेंट रहे तो यानी आपने वो बात छुपाई, यू आर डूइंग ओनली सेलेक्टिव रिपोर्टिंग। अगर आपने वो गलत रिजल्ट आया उसको जुगाड़ करके सही कर दिया तो डेटा फैब्रिकेशन हो गया, आपने फैब्रिकेट किया। और यकीन माने पता सब चल जाता है, एक्सपर्ट को पता चल जाता है कहाँ आपने फैब्रिकेट किया है, कहाँ आपने फॉल्सिफाई किया है, झूठ बोला। एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, वो है ऑथरशिप। हु विल बी द ऑथर, पहले तो ऑथर कौन बनेगा, सीधी सी बात है, इसमें कोई डाउट तो होना ही नहीं चाहिए, भाई जिसने काम किया वो ऑथर बनेगा। सीक्वेंस, फर्स्ट ऑथर, कॉरस्पॉन्डिंग ऑथर, इसकी भी लड़ाई होती, भाई सिंपल सी बात है, फर्स्ट ऑथर वो होगा जिसने लैब में या एग्जीक्यूट किया उस काम। यूर रिसर्च स्कॉलर विल बी द फर्स्ट ऑथर, नॉट यू। एज ए टीचर यू कैन बी द कॉरस्पॉन्डिंग ऑथर, नो इशू, प्रोवाइडेड आप अगर वो नहीं कर रहे हैं, खुद पीएचडी नहीं कर रहे हैं। कई लोग जो जॉब के साथ पीएचडी करते हैं ऑब्वियसली वो फर्स्ट ऑथर होंगे, इसमें लड़ाई ना करें। कई बार कई सीनियर लोग जो है
अपने नाम को फर्स्ट ऑथर के तौर पर रखते हैं, ये सही नहीं, रॉन्ग प्रैक्टिस। गिफ्ट ऑथरशिप, अरे यार, प्रमोशन की कमेटी लगने वाली है, सीएस की कमेटी लगने वाली है, हेड साहब का नाम भी डाल देते हैं, डीन साहब का भी नाम डाल देते हैं, दोनों खुश, अपना प्रमोशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस तरह की गिफ्ट ऑथरशिप से बचिए, क्योंकि आप गिफ्ट दे रहे हैं या गले में सांप डाल रहे हैं, ये तो भविष्य बताएगा। क्योंकि क्रेडिट और डिस्क्रेडिट दोनों होते हैं उस गिफ्ट में। कॉन्ट्रीब्यूटरी ऑथरशिप एक नया ट्रेंड चला है भाई, इधर से डॉक्टर एस, डॉक्टर वाई फ्रॉम इंस्टीट्यूट 1, डॉक्टर एक्स फ्रॉम इंस्टीट्यूट 2, डॉक्टर जेड फ्रॉम इंस्टीट्यूट 3, मल्टी कंट्री लोग जुड़ रहे हैं, अपना पैसा डाल के अपना अच्छा इम्पैक्ट में पेपर डाला है, पेपर जर्नल सही है, पर कुछ एजेंट हैं जो उस तरह का काम कर रहे हैं। क्या सोचते हैं ज्यादा लंबी कहानी चलेगी? कई लोग हैं जिनके, आप देखते होंगे लिंक्डइन प्रोफाइल, अगर कई लोगों को देखेंगे, हर दूसरे तीसरे दिन, हर हफ्ते जो है 2-3 पेपर पब्लिश आते हैं। कांट से किस तरह आते हैं आप देख सकते हैं। डू नॉट यूज द ऑथरशिप, भाई ऑथर लेना देना, ऑथरशिप को लेना देना ग्रीजिंग के लिए उपयोग मत कीजिए। मैनी वाइस चांसलर्स हैव लॉस्ट देयर चेयर इसी ऑथरशिप को लेने देने के चक्कर में। तो पद के साथ आप प्रतिष्ठा भी खोजेंगे। अगर मैं बात करूं एथिक्स इन रिसर्च एंड पब्लिकेशन, तो कुछ मेजर एस्पेक्ट जैसे मैंने बताया पहले भी, फॉल्सिफिकेशन, फैब्रिकेशन एंड प्लेजियरिज्म, थ्री एस्पेक्ट क्या बोलते हैं, FFP। नोट कीजिएगा इस चीज को जरूर, अक्सर जो है जब भी कोई बात होती पूछा जाता है, फॉल्सिफिकेशन, फैब्रिकेशन, प्लेजियरिज्म। इसके अलावा FFP के अलावा है सलामी पब्लिकेशन, सेल्फ प्लेजियरिज्म और सेल्फ साइटेशन। सेल्फ प्लेजियरिज्म के बाद सेल्फ साइटेशन भी आता है, ऑनररी ऑथरशिप, कॉन्ट्रैक्ट एंड घोस्ट राइटिंग एंड मिसलेनियस। जहां तक FFP की बात है, इसको एक एक करके देखेंगे। ऑनररी ऑथरशिप में बाद में कॉन्ट्रैक्ट और घोस्ट राइटिंग के बाद में नहीं करने वाला, इसलिए यहीं पे करने जा रहा हूं। ऑनररी ऑथरशिप, जैसा कि मैंने बताया कि आपका कोई मित्र है, उसका नाम डाल दिया, हेड का नाम डाल दिया, इस तरह जिसने काम नहीं किया है इन द मैरिट, वो ऑथर नहीं बन सकता। तो सिंपल, ना आपको बनाना चाहिए, न ये दीजिए न लीजिए इस तरह की ऑथरशिप। एक ट्रेंड है कॉन्ट्रैक्ट एंड घोस्ट राइटिंग। मुझको पेपर चाहिए, मैंने ठेका दे दिया, यार तुम मेरे लिए पेपर लिख देना, मेरा नाम डाल देना, पैसा मैं दूंगा, तुम्हें कितना पैसा चाहिए। जैसे घर बनाता है आपके लिए मिस्त्री, आपका जो वो कॉन्ट्रैक्टर है, वो आपने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया पेपर का। इस तरह की जो गलत परिपाटियां हैं वो चल रही हैं, फल फूल रही हैं, और कई लोग आनंद भी ले रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन वो आनंद कितना क्षणिक है, कितनी देर उनके साथ चलेगा, यू नेवर नो, दे नेवर नो। हो सकता है वो आनंद एक बड़े तूफान की ओर जा रहा हो। इस तरह की हर मिसकंडक्ट में, लगभग हर एक क्षेत्र में भारतीय लोग जो है, हम लोग बहुत आगे, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय। फॉल्सिफिकेशन क्या है? जैसे कि मैंने बताया, मेरी चीज कुछ गलत आई, कुछ डेटा गलत हो रहा है, मैंने मैनिपुलेट कर दिया, रिसर्च झूठ बोल दिया, इक्विपमेंट, प्रोसेस, मटेरियल में डाटा को ओमिट कर दिया, गायब कर दिया, डाटा हटा दिया जो गलत डेटा, कुल मिला के अपने शोध को मैं गलत ढंग से पेश कर, मिस रिप्रेजेंट कर रिसर्च के रिकॉर्ड में, दैट इज फॉल्सिफिकेशन। अब बात करते हैं फैब्रिकेशन। क्या है फैब्रिकेशन? मेकिंग अप डेटा, डेटा को बनाना, गलत डेटा को तैयार करना,
मैनिपुलेट करना, एक्सेजरेट करना, हाइडिंग फैक्ट्स एक्सरसाइज, मतलब फैक्ट्स को छुपाना या कुछ छोटी छोटी उपलब्धियों को या छोटे छोटे जो रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट को एक्सेजरेट, अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से पेश करना, ये सब फैब्रिकेशन है। स्टैटिस्टिकली डिफाइन कीजिए चीजों को, क्या गलत है, क्या कितना सही है, कितना अच्छा है, कितना ज्यादा अच्छा है, वो स्टैटिस्टिकली बनाए बताएंगे आप, खाली शब्दों के उपयोग से नहीं बताना। एक और तत्व चीज है सलामी पब्लिकेशन, नाम ध्यान दीजिएगा, ए पब्लिकेशन ऑफ 2 और मोर आर्टिकल्स derived from a single study, या ये कह सकते हैं स्प्लिटिंग ऑफ डेटा derived from single research idea into multiple smaller publishable units of slice। एक ही डेटा है, आपने उसको ब्रेड को जैसे काटते हैं ना, वैसे स्लाइस करके उतने बहुत सारे पेपर बना दिए। इट कैन रिजल्ट इन ए डिस्टॉर्शन ऑफ लिटरेचर, आप एक्चुअली लिटरेचर को जो डिस्टॉर्ट कर रहे हैं और रीडर के दिमाग में डाल रहे हैं कि जैसे ये सारी स्टडी अलग अलग है, यूनिक है, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट सैंपल से ली गई। डेटा में भी रॉन्ग, गलत हो जाएगा, मे बी क्या वो होगा ही गलत, आप एक गलत परसेप्शन दिमाग में डाल। छोटी छोटी स्टडीज जैसे मैं बताऊं आपको, मेडिकल साइंस और बायोमेडिकल साइंस में जो स्टडीज होती है वो कम सब्जेक्ट, क्योंकि मनुष्य सब्जेक्ट है वहां, सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, तो पता चला 18 पेशेंट पे एक स्टडी हो रही है, 18 पेशेंट, 18 पेपर में स्टडी हो रही है, जिसमें से जो है जिन लोगों को कोविड के साथ कोमॉर्बिडिटी, कोमॉर्बिडिटी कहते हैं कि जो साथ के साथ जो और बीमारियां हैं उनमें डायबिटीज, रीनल प्रॉब्लम या किडनी फेलियर से समझ लीजिए, और कार्डियक डिजीज है, 3 तरह के डिजीज उनको है, एक ग्रुप ऐसा है, या मिक्स। आप में आपने उनमें किसी दवाई का असर देख रहे हैं, मान लिया क्षेत्र में, और आपकी एक स्टडी हो गई, आपने कंक्लूड कर, यहां तक तो ठीक है, लेकिन आपने सोचा यार 3 डिजीज है, मैं क्या करता हूँ 18 6 पेशेंट में इसको काट देता हूँ, 6 पेशेंट ऐसे लेता हूँ जो केवल कार्डियक है, 6 पेशेंट ऐसे जिनमें खाली डायबिटीज है कोविड के साथ। इस तरह से अगर मैं इन पेपर को, जो एक ही पेपर होना था उसको 3 पेपर की तरह यूज करूंगा, अलग अलग जर्नल में भेजता हूं, तो मैं ये परसीव करवाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो डेटा है वो यूनिक है, वो एक ही सिंगल स्टडी का पार्ट, रिजल्ट वेरी हो जाएगा। गॉट माय पॉइंट? जो अलाइड, जो जुड़े हुए वेरिएबल्स हैं, अगर उनको नजरअंदाज कर देंगे हम चीजों को, जस्ट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ पेपर्स, केवल अपने पेपर्स का नंबर बढ़ाने के लिए, अगर मैं सब्जेक्ट को इस तरह से दिखाना शुरू कर देता हूं कि मेरे पेपर, नंबर ऑफ पेपर बढ़ जाएंगे, करते हैं कई लोग, उसको बोलते हैं सलामी पब्लिक। मैं मानता हूं आपके दिमाग में होगा थीसिस से तो 3-4 पेपर निकलते हैं, देखिए बहुत बड़े काम से 3-4 पेज काम निकलना बहुत जरूर, कोई बड़ी बात, करना भी चाहिए, तो कर सकते, लेकिन तब तक कीजिए जब तक उससे ओवरऑल रिसर्च की क्रेडिबिलिटी या डेटा डिस्टॉर्ट ना हो जाता। अब आते हैं हम प्लेजरिज्म। क्या है प्लेजरिज्म? द एप्रोप्रिएशन ऑफ अनदर पर्सन्स आइडिया, प्रोसेस, प्रोसेसेस, रिजल्ट्स और वर्ड्स विदाउट गिविंग एप्रोप्रिएट क्रेडिट, बिना किसी को श्रेय दिए हुए किसी और के आइडिया, प्रोसेस, रिजल्ट या वर्ड्स को यूज करना या अपने लिए अपना बताकर पेश करना, वो प्लेजरिज्म कहलाता है, साहित्य चोरी जिसे हिंदी में कहते हैं। आपने देखा मेरी पहली स्लाइड 9 कैरेक्टर्स ऑफ गुरु, आपने देखा होगा कोर्ट में मैंने लिखा है कर्टेसी प्रोफेसर IVC राव, एकेडमिक स्टाफ कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, 2009, यानी वो श्लोक उन्होंने मुझे बताया। दूसरी साइड पे जब मैं एथिक्स पे बात कर रहा था, एथिक्स वर्सेस वैल्यू की मैं इससे पहले बात कर रहा था कि एथिक्स क्या होते हैं, प्रोफेशनल एथिक्स इज ए फंक्शन ऑफ, जो मैंने जिक्र किया, तो मैंने वो कोट किया दैट प्रोफेसर रजत अग्रवाल टोल्ड मी। मैं ये भी कह सकता मैंने पढ़ा है भाई कहीं,
जस्ट टू क्रिएट एन इम्प्रेशन, हाँ भाई मुझे बहुत आता है। देखिए ईमानदारी वो ज्यादा अच्छी है, वो इम्प्रेशन ज्यादा अच्छा है कि मैं श्रेय देता हूँ चीजों को, कि मैंने उससे ज्ञान प्राप्त किया, उससे लिया, उससे पढ़ा। छुपाइए मत चीज, बी ऑनेस्ट। मैं आपको एक एग्जांपल और दूंगा इससे पहले कि हम आगे बात करें। मेरे एक मित्र हैं, मित्र मेरे बड़े भाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में प्रोफेसर है, डीन, प्रोफेसर गर्ग। उनको एक लेक्चर लेना था एक एचआरडीसी में, तो उनका फोन आता है, यार अजय मुझे लेक्चर लेना है। हाँ सर बहुत बढ़िया है, इसमें क्या बात है? भाई साहब क्या बात है, मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ बताए। फिर हेल्प नहीं, मैं तेरे से परमिशन ले रहा हूँ कि तुम्हारा जो एकेडमिक राइटिंग मूक है उसकी जो पहले मॉड्यूल के जो कंटेंट का पार्ट है वो मैं ले रहा हूँ अपने उद्बोधन में, विद ड्यू कर्टेसी एंड विद ड्यू रेफरेंस। उनका ऑफ कोर्स यू आर मोस्ट वेलकम। मैंने भाई साहब आप नहीं भी बताते तो मेरे को क्या पता, नहीं यार ये तो बनता है बोला पूछना, तुम्हें क्रेडिट भी देना है तुमसे परमिशन भी लेनी। दैट इज द वे, दिस इज कॉल्ड द इंटीग्रिटी। वो नहीं भी पूछते तो चलता मेरे ख्याल से, नहीं मेरे को क्या पता चलना। लेकिन इससे आदमी का कद और बढ़ता है जब हम दूसरे को श्रेय देते हैं। अब बात करते हैं सेल्फ प्लेजरिज्म। इससे पहले कि हम प्लेजरिज्म की बात करें, सेल्फ प्लेजरिज्म के बारे में बड़ा सा दिक्कत है। लोग सोचते हैं कि यार क्या सेल्फ प्लेजरिज्म, अपना ही सामान अपनी जेब से दूसरी जेब में रख लिया उसको तुम चोरी बोल रहे हो, मेरा ही पैसा है। यूजीसी ने एक गाइडलाइन दी है, मैंने आपको चैट बॉक्स में टॉप में दिख दिया, एक लिंक दी है tiny.cc/links by सेमल्टी। उनमें आपको ये लिंक भी मिलेगी सेल्फ प्लेजरिज्म की। ये सेल्फ प्लेजरिज्म यूजीसी डालेंगे आपको तो एक कागज खुल जाएगा। मेरे ख्याल से ये भी मई 2020-21 के आसपास का एक ऑफिस ऑर्डर है, पब्लिक नोटिस है यूजीसी। क्या कहता है, क्या कहता है? In the interest of Indian Academy to promote Indian research among the nations and to ensure the credibility and quality from time to time, UGC has instituted various phases. वो कहता है कि यूजीसी रेगुलेशन 2018 को भी हमने एनफोर्स किया है। इस बारे में मैं अभी बात करने वाला हूँ कि प्रमोशन ऑफ एकेडमिक इंटीग्रिटी एंड प्रिवेंशन ऑफ प्लेजरिज्म इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2018। So plagiarism work does not acquire any credibility. Plagiarized work मतलब जो कॉपी किया हुआ काम है उसको किसी तरह की कोई क्रेडिबिलिटी और वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए, एज पर द कमिटी ऑन पब्लिकेशन एथिक्स कोड। तो उसने कहा क्या है सेल्फ प्लेजरिज्म? रिप्रोडक्शन इन पार्ट और होल of one's own previously published work without adequate citation and proper acknowledgement and claiming the most recent work as new and original for any academic advantage amount to text recycling, also known as self plagiarism। इसे बोलते हैं टेक्स्ट रिसाइकलिंग, एक ही चीज को बार बार नए ढंग नए चीज करके बताना, रिडंडेंट पब्लिकेशन की तरह कह सकते। कंप्लीट एक पेपर को दूसरी बार छाप देना तो वो रिडंडेंट पब्लिकेशन हो, टाइटल चेंज किया वही पेपर छाप दिया। करते हैं लोग, गलत तरह की प्रैक्टिस भी करते हैं। या एक टेबल दो टेबल जो पहले लिखी उसको वापस से कॉपी कर दिया लेकिन रेफरेंस दिया ही नहीं, उससे पहले किस पेपर में छापा था, आप ही की टेबल है, आप ही का पेपर था। पर जब तक आप रेफरेंस नहीं देंगे, ये नहीं बताएंगे कि ये पहले कोट हो चुका है इस पेपर में, परमिशन नहीं लेंगे। और किससे लेनी है परमिशन? आप कहोगे मेरा ही तो, मैं किससे परमिशन? भाई साहब, बहन जी, आपने जो है कॉपीराइट साइन किया, पब्लिशर को दिया, यानी कॉपीराइट आपका नहीं है उस आर्टिकल पे, पब्लिशर का है। फॉर योर ओन आर्टिकल इटसेल्फ यू हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम पब्लिशर। आपको पब्लिशर से, उस प्रकाशक से आपसे परमिशन लेनी होगी अपने ही कार्य को वापस रिप्रोड्यूस करने के लिए। और विद खाली रिप्रोड्यूस करने की परमिशन मिल गई तो परमिशन इस शर्त के साथ मिलती है कि आप उस रेफरेंस को कोट करेंगे जब आप रिपब्लिश करेंगे उस पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ टेक्स्ट, फिगर और टेबल। तो हमेशा फुल साइटेशन और परमिशन, ये दो चीजें होनी चाहिए। तो ये बहुत सी बातें आप पढ़िएगा इन चीजों को कि कैसे हम, क्या चीज है जो टेक्स्ट रिसाइकलिंग कहलाती है या सेल्फ प्लेजरिज्म कहलाती है। मेरा अपना पीजी का वर्क है, डिसर्टेशन का वर्क है, उसमें मैंने कुछ काम किया। मैं पीएचडी में या कहीं और कोड करना चाहता हूँ, आई हैव टू रीकोड।
बताना पड़ेगा मुझे कि मैंने इसको वहां पहले लिखा, मैंने किसी पेपर में लिखा है, मैं किसी और दूसरे पेपर में लिख रहा हूँ, तो मुझे बताना पड़ेगा, मुझे रेफरेंस देना पड़ेगा, मुझे परमिशन लेना पड़ेगा, उसके बिना वो सेल्फ प्लेजरिज्म कहलाएगा। एक और चीज है साइटेशन बिहेवियर, आपका बिहेवियर, मतलब आप किस ढंग से पेपर को साइट करते हैं। गुड साइटेशन बिहेवियर इज एज इंपॉर्टेंट एज इट अपहोल्ड्स द इंटीग्रिटी ऑफ द स्कॉलरली रिकॉर्ड। दिस साइटेशन, मैंने साइट किया प्रोफेसर राव को, मैंने साइट किया प्रोफेसर रजत अग्रवाल को, कहीं लिखा हुआ नहीं है, उनके लेक्चर को जो मैंने सुना उसको भी साइट किया। दिस इज माई इंटीग्रिटी ना, कि मैं बिना उनका नाम लिए उनकी बात को कोट नहीं करूंगा। इट हेल्प्स प्रिवेंट साइटेशन मैनिपुलेशन, गिव्स योर पब्लिकेशन क्रेडिबिलिटी। ये क्लैरिवेट की एक मैंने कुछ महीनों पहले एक वर्कशॉप अटेंड किया था, उसमें मैंने सुना था, उसी की स्लाइड आपको का पोर्शन में आपको दिखा रहा हूँ। प्रिवेंट्स प्लेजरिज्म, help the researchers find work you have referenced, especially useful for literature and systematic review. Citation data is used to rank journals. Okay, clear? The citation data is used to rank journals. Journals को रैंक करने के लिए साइटेशन कहते किसे हैं भाई? अदर हेल्प डिटरमाइन फंडिंग जॉब, एंड जितने ज्यादा साइटेशन होते हैं उतनी ज्यादा आपकी वैल्यू बढ़ती है, साइटेशन बढ़ता मतलब उसके काम की उतनी वैल्यू। क्या है रेस्पॉन्सिबिलिटी साइटेशन मैट्रिक्स? आप खुद के काम को खुद रेफरेंस कर रहे हैं बार बार, उसकी भी एक लिमिट होती है। कब तक? अपने ही पेपर में आप पता चला 25 तो रेफरेंस है, आपने 15-20 रेफरेंस डॉक्टर सिमिल्टी ने अपने ही डाल रखे अपने पेपर में, 25 रेफरेंस में से पता चला 10-15 रेफरेंस तो उन्हीं के अपने ही। इफ देयर इज नो अदर पेपर ऑथर कैन रेफर टू देन वन ऑफ योर ओन। जब तक कि ये स्थिति ना आ जाए कि कोई और पेपर है ही नहीं उससे रिलेटेड, तब तक आपको उसको अपने पेपर को रेफर नहीं करना चाहिए, अपने पेपर का साइटेशन नहीं डालना चाहिए। रिक्वायरमेंट टू द रेफरेंस आर डायरेक्टली रिलेवेंट, तभी आपको डालना है जब डायरेक्ट रिलेवेंस हो। और टिपिकली आपको 10 से 15% से ज्यादा अपने पेपर्स को साइट नहीं करना चाहिए। इसके बारे में भी मैं आपको बता दूं, सेल्फ साइटेशन के लिए जो नोटोरियस साइंटिस्ट हैं, उनमें टॉप मोस्ट साइंटिस्ट हमारे इंडिया से ही, साउथ इंडिया के एक प्रोफेसर हैं, आई वोंट नेम, एक रिसर्चर है, साइंटिस्ट है, उनका ही नाम जो है सुर्खियों में रहा। सुर्खियां क्या हुई? वो डिस्क्रेडिट न केवल उनको गया बल्कि उनके संस्थान को गया। इस तरह का काम नहीं करना। अगर आप डालेंगे रिट्रैक्शन वॉच करके, ब्लॉग कम मैगजीन है वो आती, आप देखेंगे रिट्रैक्शन, नए नए क्या किस लेवल के रिट्रैक्शन हो। रिट्रैक्शन क्या होता है कि अगर पेपर ये पाया गया कि यहाँ से कॉपी किया गया, तो जो पेपर छपने के बाद भी पब्लिशर क्या करता है, उनको रिट्रैक्ट कर लेता है और लिखा रहता है कि रिट्रैक्टेड, रेड में ऐसा लिखा रहेगा, और मतलब हटा लिया गया प्लेजरिज्म के कारण, साहित्य चोरी के कारण, या कारण दिया जाएगा वहां। और रिट्रैक्शन या पेपर का हटना केवल तभी नहीं होता, कई बार ऑथर ईमानदारी के साथ, एक नोबेल लॉरेट लेडी, पिछले साल की बात है मेरे ख्याल से, पिछले साल की बात, उसने पब्लिशर को लिखा कि आई वांट टू रिट्रैक्ट दिस पेपर ऑफ माइन, मैं इस पेपर को रिट्रैक्ट करना चाहती हूँ, हटाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें से जो रिजल्ट का ये वाला पार्ट है एक्सपेरिमेंट, ये रिप्रोड्यूसिबल नहीं है, ये डेटा, ये रिजल्ट रिप्रोड्यूसिबल नहीं है, नहीं हो पा रहा है, तो किसी कारण से, तो मैं चाहती हूँ कि ये पेपर मेरा रिट्रैक्ट कर लिया जाए। दिस इज कॉल्ड ऑनेस्टी। ये नोबेल लॉरेट जर्नल तो चाहता, वो चाहता, उस पर कौन क्वेश्चन उठाता, नोबेल लॉरेट पे कौन हिम्मत करता। लेकिन ये देखिए एकेडमिक इंटीग्रिटी, इसे बोलते हैं एकेडमिक इंटीग्रिटी, से कहते हैं ईमानदारी। अपना एक पेपर हटवाया उन्होंने, क्योंकि रिसर्च मींस दैट डेटा इज रिप्रोड्यूसिबल गिवन विद द सेम सेट ऑफ कंडीशंस। अगर आप कंडीशन सेट रखते हैं, सेम रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, तो रिजल्ट सेम आना चाहिए। जैसा मैंने पेपर में कहा, वैसे आप भी कर पाने में सक्षम होने चाहिए। अगर वो रिप्रोड्यूसिबल नहीं है तो वो रिसर्च नहीं है। ऐसा नहीं होता कि भाई साहब वो तेंदुलकर बॉलिंग कर रहा था इसलिए छक्का पड़ गया और वो चांस की बात है पड़ गया। तीर तुक्का नहीं चलता रिसर्च में साहब। रिसर्च में जब तीर तुक्का होता है तो कोई इन्वेंशन ही होती है बहुत बड़ी, और उसमें भी फिर स्टडी करनी होती है, जिसे कहते हैं डी नोवो इन्वेंशन।
तो इससे पहले कि चलिए हम बात करें इन चीजों के बारे में, अब हमारे पास लगभग 15 मिनट है अपने लेक्चर को फिनिश करके ओपन हाउस डिस्कशन के लिए। आपके बारे में जो भी क्वेश्चन कौन रहा हो, एक एक करके उसे नोट करते रहें। चीज ध्यान रखें, इस चीज को पूछिएगा उसको, बता इस बारे में। हालांकि अपने में एक बहुत विस्तृत टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, विच डिमांड एटलीस्ट 3-4 आवर्स ऑफ डिस्कशन, बट मैं एक सार रूप में आपके सामने पेश कर रहा हूँ चीजों को, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज चीजें डिफरेंट होती चली जाती। जैसे कि मैंने बताया प्लेजरिज्म, दूसरी चीज को अपना बताना। यूजीसी रेगुलेशन 2018 इस बारे में आपको क्लैरिफाई करता है। पहली फुर्सत में पीडीएफ अवेलेबल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में गैजेट ऑफ इंडिया है, तो पढ़िए। अपने रिसर्च स्कॉलर को भी पढ़वाइए। आप अपने अपने संस्थानों में बैठे हैं, प्रिंट आउट निकालिए, पढ़िए, अंडरलाइन कीजिए सही चीजों को, जो चीज आप पढ़ना चाह रहे हैं उसको ढंग से पढ़िए। क्या कहता है कि एकेडमिक इंटीग्रिटी, बौद्धिक ईमानदारी, इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी in proposing, performing and reporting any activity which leads to the creation of intellectual property, क्योंकि एक बौद्धिक संपदा का जो है बनाती है, उसमें बौद्धिक ईमानदारी को दिखाना, वो एकेडमिक इंटीग्रिटी। प्लेजरिज्म मींस, डेफिनेशन क्या है? एक्ट पर एक्ट, the practice of taking someone else's work or idea and passing them as one's own, किसी और का आइडिया लेना और आगे अपना बना के सरका देना, ये क्या है? प्लेजरिज्म। क्या कहते हैं? साहित्य चोरी। ठीक है। आप केवल ये बता के कि भैया ये मेरी प्रेरणा है, अनु मलिक साहब कहते हैं कि जहाँ मोजार्ट मेरी कई गानों की प्रेरणा है, और वो आप डिट्टो उसी टॉपिक में, उसी टोन में उस म्यूजिक को बना देते, वो प्रेरणा नहीं है, वो चोरी है। ठीक। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस राजपत्र के जो बजट का रेगुलेशन है, उसकी मैं कुछ लाइंस आपको कोट कर रहा हूँ। To create awareness about responsible conduct of research, thesis, dissertation, promotion of academic integrity, and prevention of misconduct, including plagiarism in academic writing among students, faculty, and staff. पहली बात क्या है? अवेयरनेस। ये प्लेजरिज्म होता क्या है? पढ़ाई और रिसर्च दोनों के लिए, स्टूडेंट, फैकल्टी मेंबर्स, इन सब के बीच में वो अवेयरनेस हो। Institutional mechanism, to establish the institutional mechanism through education and training to facilitate responsible conduct of research, thesis, dissertation, promotion of academic integrity and deterrence from plagiarism, मतलब उससे दूरी कैसे बनाए रखें, प्रैक्टिस कैसे करें हम एकेडमिक इंटीग्रिटी की, ईमानदारी कैसे रखें, तो डेवलप सिस्टम। इसके साथ ही ये ट्रेनिंग के साथ ये बताना संस्थान में कि भाई ऐसा मैकेनिज्म सेट करना कि जिससे हमें प्लेजरिज्म को डिटेक्ट कर सके, साहित्य चोरी को पकड़ सके, और ऐसा मैकेनिज्म सेटअप करना जिससे हम बच सकें प्लेजरिज्म से, पनिश करना, उसको सजा देना जो गलत पाया जाता है एज पर दिया। अवेयरनेस प्रोग्राम एंड ट्रेनिंग करी जानी चाहिए संस्थानों में, हायर एजुकेशन। DAIP, departmental academic integrity panels must be established in each and every institution, डिपार्टमेंट, उसके ऊपर एकेडमिक इंटीग्रिटी बोर्ड काम करे, इंस्टीट्यूशनल एकेडमिक इंटीग्रिटी बोर्ड, एकेडमिक रिव्यू बोर्ड। जो मैं बताना चाहूंगा, जब हम किसी चीज को, टेक्स्ट को देखते हैं, आपने थीसिस लिखी, थीसिस में कुछ चीजों को चेक नहीं किया जाता है प्लेजरिज्म के लिए, क्योंकि वो बट ऑब्वियस है कहीं ना कहीं से ली गई है। जैसे ऑल कोटेड वर्क, जो कोट अनकोट में है, रिप्रोड्यूस विद ऑल नेसेसरी परमिशन एंड एट्रीब्यूशन, जिनको परमिशन और रेफरेंस के साथ कोट किया गया। रेफरेंसेस सारे, बिब्लियोग्राफी, टेबल ऑफ कंटेंट, प्रीफेस, एक्नॉलेजमेंट, इन किसी को भी रन नहीं करना चाहिए। रन करोगे तो एक्सक्लूड करना चाहिए। ऑल जेनरिक टर्म्स, लॉज, स्टैंडर्ड, सैम्बल्स एंड स्टैंडर्ड इक्वेशंस, E is equal to mc स्क्वायर, आप इसे एक्सक्लूड करेंगे, मतलब ये मान्य नहीं है इसमें, मतलब आप एग्जेम्प्टेड है कहेंगे प्लेजरिज्म। ठीक है। नाउ
प्लेजरिज्म, मान लिया कोई चीज हमारी, एक डॉक्यूमेंट आपने प्लेजरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर में डालते हैं, अभी मैं आऊंगा मोटी मोटी बात करेंगे। तो प्लेजरिज्म कई लेवल का हो सकता है डिपेंडिंग ऑन परसेंटेज ऑफ कॉपिंग, कितना सिमिलैरिटी है। लेवल 0 10% तक कोई दिक्कत नहीं, कोई पेनल्टी नहीं। लेवल 1 सिमिलैरिटी अगर 10 से 40% के बीच में, 10 से ज्यादा है, 40% से कम है, तो लेवल 1 का पनिशमेंट मिलेगा। अगर वो 40 से 60 है तो लेवल 2 का पनिशमेंट है, 60 से ज्यादा है तो लेवल 3 का। पेनल्टीज क्या है समझा रहा हूं। लेवल 0 में कोई पेनल्टी नहीं, 10% से कम है चलेगा। 10 से 40% है तो स्टूडेंट को रिवाइज स्क्रिप्ट जमा करनी होगी 6 महीने के अंदर अंदर, यानी उसका थीसिस वर्क, डिसर्टेशन वर्क 6 महीने तक लटक गया। जितनी जल्दी कर दे कोई दिक्कत नहीं, उसको रिवाइज करना होगा। 40 से 60% अगर है तो उसको स्टूडेंट को 1 साल तक डिले हो गई उसकी थीसिस सबमिशन, और उसे कहा 1 साल बाद जमा करें रिवाइज थीसिस। अगर वो 60% से ज्यादा है तो तुरंत उसका रजिस्ट्रेशन एज ए पीएचडी कैंडिडेट कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर वो दूसरी बार आता है, मान लिया 10 से 40 से 40, लेवल 1 और लेवल 2 में उसने कोई कमिट किया प्लेजरिज्म का ऑफेंस, मतलब उसने गलती कर दी, पकड़ में आ गया, इंस्टीट्यूट DAIP डिपार्टमेंटल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल ने पकड़ा, तो इंस्टीट्यूशनल उसको रिपोर्ट किया, इंस्टीट्यूशनल एकेडमिक इंटीग्रिटी पैनल IAIP जो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे बनती है, वो दोबारा 10 से 40 में पकड़ा गया, यानी तो अभी भी पहले उसका जो है 15, पहले उसका 30-35% था, अगली बार लाया तो पता चला 15% तब भी है। अब दोबारा पकड़ा गया तो अब उसे लेवल 1 का पनिशमेंट नहीं मिलेगा, अब लेवल 2 का पनिशमेंट मिलेगा, तो अब दूसरी बार, यानी एक लेवल ऊपर का पनिशमेंट मिलता है। यही चीज है टीचर्स के लिए या पब्लिश पेपर्स के लिए। माइनर सिमिलरिटी नो पेनल्टी, 10 से 40% मैन्युस्क्रिप्ट विड्रॉ कीजिए इमीडिएट। सिमिलरिटी अबाउट 40 to 60%, अगर 40 से 60% के बीच में मैन्युस्क्रिप्ट विड्रॉ करेंगे, एक वार्षिक वेतन वृद्धि डिनाई हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। एमफिल, मास्टर और पीएचडी सुपरविजन के लिए आपको 2 साल तक अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर यही चीज 60% से ज्यादा है, मैन्युस्क्रिप्ट विड्रॉ कीजिए, एक 2 वार्षिक वेतन वृद्धि स्टॉप, और आप 3 साल तक कभी सुपरवाइजरशिप आपकी बैन होगी। और अगर आप दोबारा सेम क्राइम करते हुए पकड़े गए तो एक लेवल ऊपर का पनिशमेंट आपको मिलेगा, एंड इट मे बी, अगर आप लेवल 3 दोबारा क्राइम करते हैं तो यू मे बी सस्पेंडेड फ्रॉम जॉब और इवन टर्मिनेटेड फ्रॉम द जॉब। ठीक, तो जब प्लेजरिज्म डिटेक्ट होता है तो उसको तुरंत जो है या तो रिट्रैक्शन कीजिए, रिवाइज कीजिए। डिलिबरेट फॉर्म्स ऑफ प्लेजरिज्म शुड एंटेल स्ट्रिक्ट पनिशमेंट, ये पॉलिसी। छोटा मोटा हम सर्च इंजन से कर लेते हैं, लाइक गूगल में डाल दी लाइन, अगर 10-12 लाइनें डाल दिया तो ग्रॉस आइडिया मिल जाता है। लिमिटेड सर्च पर डिटेक्शन लिमिटेड ही होती है। शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, सीधे गूगल के सर्च बार में डाल। उसके अलावा ज्यादा बड़े टॉपिक के लिए प्लेजरिज्म के सॉफ्टवेयर हैं, आइथेंटिकेट, प्लेजरिज्म चेकर एक्स, टर्निटिन, वाइपर, ग्रामरली, साइट प्लैज, प्लेजरिज्मा, मॉस। उसके अलावा फ्री सॉफ्टवेयर ये हैं, डुप्ली चेकर, पेपर वर्क, कॉपी लीक्स, पेज ट्रैकर, प्लेजियम, प्री पोस्ट्योर। कुछ फ्री है, कुछ प्रीमियम है, यानी उसके निचले कम वर्ड लिमिट वाले, यानी 1000 वर्ड लिमिट तक के फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं, और उन्हीं का अगर आप प्रीमियम खरीदे तो प्रीमियम वर्जन में सब कुछ अवेलेबल है, तो उनको बोलते हैं फ्रीमियम सॉफ्टवेयर, फ्री प्लस प्रीमियम। अब प्लेजरिज्म करना है अवॉइड। देखिए अपने में एक बड़ी कहानी है, बड़ा डिस्कशन का पॉइंट है, पर मैं सार रूप में आपके सामने रख रहा हूं आने वाले 5-10 मिनट में, देन वी विल ओपन द हाउस फॉर द क्वेश्चंस। अब प्लेजरिज्म करना है, बचना है प्लेजरिज्म, कैसे बचेंगे? जहां संभव हो जो चीज आप वर्ब शब्दशः ले रहे हैं उसको कोट में डालिए, वापस अपने शब्दों में लिखिए, पैराफ्रेज कीजिए। अपने शब्दों में लिखना मतलब पैराफ्रेजिंग। चेक योर री रिटर्न, जो आपने दोबारा लिखा वर्जन अगेंस्ट द ओरिजिनल वर्जन के अगेंस्ट में, उसको देखिए। ठीक है, फिर क्या करना है? फॉर्म योर ओन आइडियाज एंड ओपिनियंस अबाउट डिफरेंट इश्यूज। कंपेयर, क्या करना है?
कंपेयर वॉइसेस, आइडियाज ऑफ ऑथर्स एंड डिड्यूस योर ओन आइडिया। अपना दिमाग लगाइए, चीज देखिए, कोई अंतर तो नहीं आ गया आइडिया, पता चला लिखने के चक्कर में कुछ का कुछ बन गया, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। Then what are the, कैसे हम इसको बचेंगे, कैसे हम इससे बचना है? डायरेक्ट कोटेशन, पैराफ्रेजिंग, समराइजिंग, along with reference, along with referencing। तीन मेथड क्या बताए, ध्यान दीजिएगा। डायरेक्ट कोटेशन मतलब कोट वो लगाते हैं ना, ऊपर दो कोलोन लगाते हैं ऊपर वाले, उनको बोलते हैं डायरेक्ट कोट, कोटेशन बोलते हैं। कोट करना, डबल कोट, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, कोट लिखते हैं ना ऊपर, फिर लिखते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दैट इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग डायरेक्ट कोटेशन। पैराफ्रेजिंग, अपने शब्दों में लिखना चीजों को, तब आप कोट हटा सकते हैं, कोट नहीं लिखना, खाली रेफरेंस लिखना साफ। समराइजिंग, उसके सार तत्वों को अपने शब्दों में लिखकर इस तरह के शब्द लिखना है कि समराइज हो, वर्ड्स वो ना रहे, डजंट मैटर। बताऊंगा उसका छोटा एग्जाम्पल। इमेज प्लेजरिज्म, खाली टेक्स्ट ही नहीं, इमेज को भी आप प्लेजराइज नहीं कर सकते। कोई भी इमेज फिगर को आप सीधे नहीं उठा सकते, अपने आप बनाइए। देयर आर सॉफ्टवेयर, मॉडिफाई कीजिए, कॉपी मत कीजिए कभी। देयर आर सॉफ्टवेयर अवेलेबल, ऐसे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जिनसे आप इमेज को रीराइट या रिक्रिएट कर सकते हैं। बताऊंगा उसके बारे में भी थोड़ा बहुत। अब आते हैं हम एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल है जो मैं आपको देने जा रहा हूं। ये थॉमस एडिसन का एक कोट है जो आप पढ़ रहे हैं। एडिसन साहब ने कहा, एनीथिंग दैट वोंट सेल आई डोंट वांट टू इन्वेंट, इट्स सेल इज प्रूफ ऑफ यूटिलिटी एंड यूटिलिटी इज सक्सेस। उसने कहा कि जो भी चीज जो वो चीज जो बिकती नहीं है, मैं उसका आविष्कार नहीं करना चाहता, क्योंकि उसकी जो बिकना है, बिकने की प्रवृत्ति है, वो उसकी उपयोगिता है, और उपयोगिता ही सफलता है। जो उसने कहा एज सच उसको कोट के अंदर डाल दिया, नीचे लिख दिया थॉमस एडिसन, यानी रेफरेंस डाल दिया। ये है पहला मेथड, डायरेक्ट कोट। इसी चीज को मुझे पैराफ्रेजिंग मेथड में कहना है, तो एडिसन सेड दैट he doesn't want to invent a thing which doesn't sell because sale is a proof of utility and success, और ब्रैकेट में उसका रेफरेंस एडिसन। दैट इज कॉल्ड पैराफ्रेजिंग। आपने थोड़ा बहुत शब्दों को चेंज किया और उसे डायरेक्ट के बजाय इनडायरेक्ट सेंटेंस में लिख दी। तीसरी चीज है समराइजिंग, द टेक्निक समराइज। देखिए रेफरेंसिंग हर जगह है, रेफरेंसिंग इज दी, जो रेफरेंस साइट करना जो है, ओरिजिनल सोर्स को साइट हम हर मेथड में करेंगे। समराइजिंग क्या है? सक्सेसफुल रिसर्च मस्ट बी नीड बेस्ड वर्क। हर सक्सेसफुल रिसर्च वह है जो कि नीड बेस्ड, वो नीड बेस्ड होनी चाहिए। यही बात तो है, कहने का मतलब ये है ना, तो उस बात का सार हमने रख दिया, दैट इज समराइजिंग टेक्निक। तो आपको प्लेजरिज्म चेकर को रन करना है, ठीक है, और देखना है कि सबसे ज्यादा हाई परसेंटेज ऑफ कॉपिंग किस सोर्स से है, जहां किस पोर्शन में ज्यादा परसेंटेज ऑफ कॉपिंग है, उस पर पहले काम कीजिए। रिड्यूस द परसेंट कॉपिंग, जहां से एक पर्टिकुलर सिंगल सोर्स से अगर ज्यादा रेफरेंसिंग, ज्यादा कॉपी हो रखा है मैटर, वहां पर आप उसको रखेंगे, मतलब उस पर पहले काम करेंगे, उसको पहले सही करेंगे। उरकुंड सॉफ्टवेयर अब ओरिजिनल नाम से है, जो कि शोध शुद्धि नाम से यूजीसी द्वारा हर एक संस्थान को फ्रीली दिया गया है। नहीं दिया गया तो आप जाएं अपने लाइब्रेरी से बात करें, लाइब्रेरी आपके इन्फिनेट से बात करें, हर फैकल्टी मेंबर को फ्री आईडी प्रोवाइडेड होती। हाउ वी कैन क्रिएट रिक्रिएट द इमेजेस। अब एक ही फिगर है, वो स्टैंडर्ड फिगर है, फिर उसको कैसे बनाना है, बाई द मोस्ट प्लेस नीड है, या फिर इकोनॉमिक्स के कुछ प्रिंसिपल हैं, भाई वही ट्राइंगल जैसा बनता है कुछ, नाम ही उसका ट्राइंगल ऑफ ये है, कैसे उसको बनाएंगे। ल्यूसिड चार्ट, गूगल ड्राइंग, एमएस ऑफिस के टूल्स हैं, वर्ड आर्ट, स्मार्ट आर्ट, एमएस 365, अपने ढंग से उसको रिक्रिएट कीजिए। सो मेनी वेज आर देयर अवेलेबल, आप कर सकते हैं, थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा। ठीक, अंत में जिस टॉपिक को हम खत्म करने जा रहे हैं,
कैसे हम प्लेजिंग को अवॉइड करें, उसका एकमात्र उपाय है, वो है जस्ट बी ऑनेस्ट, ईमानदार रहिए। गिव क्रेडिट, एट्रीब्यूट, साइट, एक्नॉलेज द सोर्स ऑनेस्टी। ईमानदारी के साथ श्रेय देना सीखिए, साइट करना सीखिए, परमिशन लीजिए उस डॉक्यूमेंट को रिप्रोड्यूस करने की, रिस्पेक्ट आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जो बौद्धिक संपदा के काम मिली हुई है, किसी को राइट्स मिले हुए हैं, दूसरे के जो आइडियाज हैं उसको आपको क्या करना है, सम्मान करना है। जब भी आप एकेडमिक चेन में बात करते हैं, आपको जरूरी है कि आप उस व्यक्ति को श्रेय दें जिससे आपने वो सुना है, जिस व्यक्ति को बात को आपने कहा है, चाहे खाली लिखे हुए की बात नहीं है। अगर कहीं आप सुन रहे हैं तो यू कैन कोट, यू मस्ट कोट। मैंने बताया उससे आपकी ही क्रेडिबिलिटी, आपका ही जो क्रेडिट है वो बढ़ेगा। तो जरूरी है हम इन तत्वों को समाहित करें, तभी एकेडमिक इंटीग्रिटी काम पालन कर पाएंगे। अंत में ही कहूंगा, प्रिजर्व द करेक्टर, जैसा कि मैंने बताया था कि व्रतम यत्तेन सरक्षे वित्त में जयाति च क्षीणु वित्तता क्षीणु व्रतस्तु हतो हत। तो हम्बली इनवाइटिंग द क्वेश्चंस, और उसके बाद कुछ जो कंबाइनिंग जो स्लाइड्स हैं वो आपको जो स्लाइड्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। जो हमारे जो एंडवर्स हैं, एकेडमिक राइटिंग बुक इज रनिंग देयर और ओपन फॉर एनरोलमेंट। एंड एकेडमिक राइटिंग में हम यही बातें, बहुत सारी बातें आपको कहने जा रहे हैं, करने जा रहे हैं। 15 वीक का कोर्स है। कई लोग हमारे साथ, हो सकता है कई लोगों ने कर भी लिया हो, एनरोल किया हो, कुछ लोग रिजल्ट का वेट, कुछ लोग जो एग्जाम रजिस्ट्रेशन का वेट कर रहे होंगे पिछले साइकिल वाले। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के रिसेंट सर्वे में हम लोगों को यह तीसरा स्थान मिला है राष्ट्र में, पूरे देश में, और पांचवा स्थान मेरे दूसरे मूव फार्मेसी के मूव को मिला है। तो वी आई एम इन टॉप 5 इन फॉर बोथ माय कोर्सेज। So this is the approach which we are adopting for our online course endeavors। जिन कोर्सेज को प्रैक्टिस करने के लिए हम कर रहे हैं, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के सर्वे में निकल के आया है। तो धन्यवाद आप सबका एक पेशेंस शेयरिंग के लिए। एकेडमिक राइटिंग कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मैंने जो लिंक आपको दिया था उसमें वापस से, अगर आपने वापस से अगर देखेंगे, चैट बॉक्स की तरफ जाएंगे तो एक लिंक मैंने आपको दे रखा है, वापस मैं आपको पेस्ट कर रहा हूँ। जो लोग लेट ज्वाइन किए होंगे वो भी देख लें चैट बॉक्स। विद दिस आई कंक्लूड द कंडेंस प्रेजेंटेशन, और काफी कंसाइज प्रेजेंटेशन मैंने आपको कोशिश किया कि मैं आपको उदाहरण के माध्यम से ये बता पाऊँ। पर में एक बहुत बड़ा टॉपिक है एकेडमिक इंटीग्रिटी। मैंने एक बहुत छोटे पर्सपेक्टिव को फोकस करने का कोशिश किया है, और बाकी जो रिलेटेड टॉपिक है उनको टच करने की कोशिश किया है कि यहाँ तक सीमित नहीं है। इसका जो अम्ब्रेला है काफी बड़ा है एकेडमिक इंटीग्रिटी का। हमारे पग पग पर, हमारे घर से संस्थान में एंटर करने से लेके वापस अपने घर तक वापस आने, और इस प्रक्रिया के बार बार अपने प्रोफेशन के साथ चलने की प्रक्रिया में हमें किन किन बातों, हर जिस बात से रूबरू होना पड़ता है, वो हर चीज एकेडमिक इंटीग्रिटी से जुड़ी हुई है, हमारी इंटीग्रिटी से जुड़ी हुई। और ये इंटीग्रिटी हम अपने परिवार को ना बिना बोले देते हैं। ये मेरा परिवार, एकेडमिक परिवार, मेरा जूनियर स्टाफ, मेरा फैकल्टी, मेरा जूनियर फैकल्टी, मेरा नॉन टीचिंग स्टाफ, मेरा जो स्टूडेंट्स है, मेरा लर्नर है, वो बिना कहे इनकलकेट होता है। कहने की बात नहीं होती, मुझे ये कहना नहीं पड़ता कि ऐसा करना चाहिए। आपका आचार व्यवहार विचार ऑरा की तरह प्रस्फुटित होता है। तो आप जो प्रैक्टिस करेंगे वो आपको दिखेगा, जो आप बोएंगे वही आपको मिलेगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके आपसे इनवाइट करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। आदमी क्या करता है ना, जो करेक्टर हो जाता है, कई बार आदमी कहता है यार कि, कहते हैं माँ बाप जब बच्चे को सिखाते हैं तो कई बार कहते हैं यार कि ये तो कर ले, पूछ तो लेता बगल में। कहते वो एग्जाम हो रहा है तो कह रहे मम्मी आप ही ने तो बोला था कि चीटिंग नहीं करना है। अब वो मम्मी क्या बोले कि मम्मी ने तो सिखाया है कि बेटा। तो कई बार कहते हैं कि मतलब वो उसमें बच्चे को तो आपने जो सिखा दिया, मतलब या बिना कहीं चीजें दिमाग में बैठ जाती। एक छोटा सा एग्जांपल देने जा रहा था मैं आपको। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र है, तो उनका वाइस चांसलर के लिए जो है इंटरव्यू चल रहे थे, इंटरव्यू की बात हो रही थी। तो कहने वाली बात है ना, कहने वाली बात नहीं है। तो उन्होंने कहा होगा कि पापा की जो है कि अगर कोई धन वगैरह की जरूरत हो तो बताइएगा। नहीं, उसने बोला होगा कि यार धन वगैरह की जरूरत पड़ सकती है। मैंने कहा पापा मैं आपको दे तो दूंगा। उनका बेटा जो है यूएस में बहुत अच्छी पोजीशन में है। पापा 1-2 करोड़ तो मैं आपको ऐसे ही दे दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर आपको अच्छा लगेगा कि 1 करोड़ देकर आप जो है वाइस चांसलर बने या वो बने?
कह रहा मैं अवाक रह गया, क्योंकि ये मेरी सीख थी जो मैंने अपने बच्चों को दी थी। तो बच्चा आपको ये बोल रहा है, तो दैट्स ए इट्स ए मिक्स फीलिंग कि यस, आपका जो कैरेक्टर है वो इनकलकेट हुआ है, ये लीगेसी पास ऑन करती है चीजों, जो आपको चाह के भी गलत नहीं करने देती। कई बार ऐसा होता है ना, आप इम्पेशेंट हो जाते हैं चीजों को, लेकिन आपने जो इनकलकेट किया है, आपने जो चीजें आगे फैलाई हैं, आगे अपने जीवन में प्रैक्टिस की हैं, वो आपको गलत रास्ते पे जाने नहीं देती। जब आपका कैरेक्टर इतना स्ट्रांग हो जाता है ना, कभी आप कमजोर पड़ भी जाते हैं तो आपका आसपास का माहौल आपको गलत नहीं करने देता। तो अपना इतना स्ट्रांग आदमी बन जाए कि जब कुछ परिस्थितियां बिगड़े तो वो आसपास की परिस्थितियां उसको संभाल ले। दैट इज द सोल ऑफ द एकेडमिक इंटीग्रिटी। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर फॉर अ वंडरफुल सेशन। किसी को कुछ पूछना है, क्वेश्चन? सर हेलो। जी जी सर। सर नमस्कार, अनिकेत मदनकर बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र नागपुर से हूँ सर। साइंस स्ट्रीम से अभी अभी रजिस्ट्रेशन किया पीएचडी के लिए। हेलो, हाँ सर, अनिकेत सर बोला, आवाज येतोय. आवाज येतो सरांचा रिप्लाय आला. हाँ हेलो सर. सर. यस यस सर इज लिसनिंग. प्लीज कंटिन्यू. सर रिसेंटली मैंने एज अ रिसर्च स्कॉलर ज्वाइन किया है। बहुत बहुत इंफॉर्मेटिव था आपका आज का सेशन हमारे लिए। मुझे एक डाउट था, 1970s में एक रिसर्च पेपर फर्स्ट टाइम वैंग, एक चाइनीज ये था साइंटिस्ट था, उसने वाटर स्प्लिटिंग पे काम किया सबसे पहले। उसी सेम मेथड को लेकर उसी मटेरियल्स चेंज होते रहे, पर उनका जो मेन स्ट्रक्चर था, ढांचा था पेपर का, उसी को लेके बहुत सारा रिसर्च हुआ है और उसी फील्ड में अभी मैं रिसर्च करने जा रहा हूँ। मे बी मेरे मटेरियल्स चेंज होंगे या मटेरियल की मॉर्फोलॉजी चेंज होगी, पर आइडिया तो मेरा सेम है। उनसे जो उनका जो आइडिया था वाटर स्प्लिटिंग के लिए, वह फोटो कैटालिस्ट, तो सेम प्रोसीजर से मैं जा रहा हूँ। तो इसमें प्लगैरिज्म का कुछ आएगा, आ सकता है कि आगे जाके अगर रिसर्च करता हूँ मैं इसी सेम टॉपिक पे तो? हर एस्टेब्लिश साइंस में ऐसा होता है कि हम पुरानी चीजें में किए गए कार्य को आगे को बढ़ाते हैं, बराबर। आइडिया को डेवलप करते हैं। आइडिया का हाँ डेवलपमेंट आइडिया की चोरी नहीं कहलाती है, जब तक कि आप उस आइडिया को कोट या साइट नहीं करते। आपने आइडिया को ठीक ठीक। साइट कर दिया, आपने स्टार्ट इस बात से किया, तो हाँ यू हैव ऑलरेडी एडमिटेड, आपने एडमिट किया कि मैं ये आइडिया है और मैं इस आइडिया को डेवलप कर रहा हूं अपने परिप्रेक्ष्य में, तो दैट इज बराबर सर। नेचुरल प्लेजरिज्म। ऐसे ठीक। बहुत सारी चीजें मैं आपको एग्जांपल दूंगा जो एजुकेशन में है, एजुकेशन साइंस में, साइकोलॉजी में, कई तरह की फील्ड में जहां पर सेट क्वेश्चनेयर्स हैं। मतलब डब्ल्यूएचओ के जो है एस्टेब्लिश्ड या उनके संस्थानों के साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के एस्टेब्लिश्ड क्वेश्चनेयर्स हैं। तो वी रन दीज क्वेश्चनेयर्स इन सर्वेस को हम एक सेट ऑफ डिफरेंट डेमोग्राफिक वे में रन करते हैं और उनसे अलग अलग चीजों को पाने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उस क्वेश्चनेयर को यूज नहीं कर सकता, जो स्पेशली जब वो गवर्नमेंट के द्वारा वैलिडेटेड या एक डब्ल्यूएचओ जैसी संस्था या और एस्टेब्लिश संस्थाओं से वो प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। अगर जब तक वो प्रिस्क्राइब्ड है, यू कैन यूज देम, वो पब्लिक डोमेन की चीज है। पब्लिक डोमेन में जो चीज है आप उसे यूज कर सकते हैं। लेकिन मैंने कोई क्वेश्चनर ऐसा डेवलप किया है जो कि मेरे परिप्रेक्ष्य में मैंने यूज किया पहली बार। अगर आप उस पर काम करना चाहते हैं तो पहला आप मेरे से परमिशन लेंगे, आप मेरे पब्लिशर से परमिशन लेंगे, देन यू विल अडॉप्ट इट। टेक्निकली दिस इज, आप किसी भी चीज को एटरेंडमली ऐसे उठा नहीं सकते हैं। केवल ये ध्यान रखना है, अगर मैंने भी जो काम किया, मैंने काम किया, आप देखिए मैंने डब्ल्यूएचओ के मॉडल पे काम किया, तो आपको मेरी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। वो डब्ल्यूएचओ का क्वेश्चन है, वो उसकी प्रॉपर्टी। ठीक, तो जब आप आइडिया को डेवलप कर रहे हैं या वो प्लेजरिज्म नहीं है, बिकॉज आप उस आइडिया को प्रोसेस कर रहे हैं। पूरी साइंस इसी पे एस्टेब्लिश करती है कि हम एक आइडिया जो जनरेट हो रहा है आज की डेट में, हम जो आइडिया आइंस्टाइन ने दिया था उसी को एस्टेब्लिश करने में जो है न्यूक्लियर साइंस लगा हुआ। यू कांट से दैट कि वी आर प्लेजराइजिंग। सो प्रोसेसिंग ऑफ आइडिया इज नॉट प्लेजरिंग। ठीक, थैंक यू। ठीक, थैंक यू सर। सर, माई सेल्फ ओम प्रकाश झिमटे, संत गाड़गे बाबा, अमरावती यूनिवर्सिटी, अमरावती। अभी अभी मैंने इकोनॉमिक्स में पीएचडी का रजिस्ट्रेशन किया है। मेरा सवाल यह है कि वो मेरा मराठी मीडियम है, मराठी मीडियम में प्लेगमरिज्म का सॉफ्टवेयर आ गया है क्या? ये एक सवाल है। अभी और दूसरा रीजनल सवाल, लैंग्वेज में नहीं आए हैं हाँ हाँ हाँ, जितने जी, अभी रीजनल लैंग्वेज नहीं आए हैं।
पर आप विशेष ध्यान रखिए। कई बार ऐसा होता है, लोग कहते हैं कि नहीं है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। कोशिश कीजिए जितना हो सके सारे प्लेजरिज्म के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कीजिए। नहीं, वो तो हो फॉलो सकता कर है रहे हैं हम। डिटेक्शन में नहीं, हो सकता है डिटेक्शन में अभी ना आए, ध्यान दीजिए मेरी हाँ बात। हाँ 10 साल बाद अगर प्लेजरिज्म का 5 साल बाद प्लेजरिज्म का सॉफ्टवेयर मराठी में भी आता है, बहुत बड़ी बात है, जल्दी आने वाले हैं सारे रीजनल लैंग्वेज में। बराबर है, बराबर। देन इट वाज फाउंड कि एज ऑन डेट, अगर मैं उसको उस डेट में भी देखता हूं कि उस डेट के जिस डेट में आपने सबमिट की थीसिस उससे भी पुराने रेफरेंसेस को ही मैं रखता हूं, तो पता चला आपकी 40% ज्यादा कॉपिंग है, तो आपकी जो स्टेक पे हो जाएगी पीएचडी। इसलिए आपको बराबर है। ध्यान पूरा रखना चाहिए। अगर मेरे को कोई पकड़ नहीं पा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे पता है कि नो वन कैन सी मी, तो इट डजंट मीन दैट आई कैन स्टील एनीथिंग फ्रॉम सब्जी वाला, या यहाँ से वो उठा लिया, यहाँ से वो उठा लिया। तो केवल इस कारण से करेक्टर चीज ही ऐसी है। देखिए करेक्टर पता क्या कहते हैं, मेरे को किसी ने करेक्टर, मेरे गुरुजी ने बताया था, बेटा करेक्टर वो है जब बंद अंधेरे कमरे में जो आपके दिमाग में विचार आते हैं ना, ये जो आप प्रैक्टिस करते हो, वो आपका करेक्टर है। यानी अचेतन मन भी जिसका साथ नहीं देता है आपका, जिसका साथ देता है वो करेक्टर है। बराबर है सर, एकदम बराबर। दैट इज इंपॉर्टेंट। मतलब वो शो ऑफ से नहीं होती करेक्टर चीजें। मैं कई बार जो है चीज को, कई बार ऐसा होता है कि आदमी जो है बोलता कुछ और होता है, करता कुछ और। मैन ऑफ करेक्टर। कई बार बोलने से वो पता, कई जिस आदमी को आप जानते हैं, आप जानते हैं कि इसका करेक्टर नहीं है, ये आदमी ने जानबूझ के कुछ बोला है, यानी इसकी बात का कुछ मतलब है। तो दैट इज द करेक्टर। करेक्टर 4-5 सेंटेंसेस को रटने से करेक्टर नहीं डेवलप हो जाता। बराबर है। अच्छा कपड़ा हाँ। पहनने से करेक्टर नहीं डेवलप होता। अच्छा गाड़ी में बैठने से करेक्टर डेवलप नहीं होता। सिल्वर स्पून करेक्टर को नहीं लेके आता है। करेक्टर डेवलप करते हैं, परिवार से मिलता है। सबसे बड़ी बात है, इसकी सबसे बड़ी पाठशाला हमारा परिवार है। एकेडमिक फैमिली इज द नेक्स्ट फैमिली। टीचर बाद में आता है, पहले माँ और बाप आते हैं। दैट इज द करेक्टर। इसीलिए मैंने कहा कि यस, व्रतम यत्नेन संरक्षित। बराबर है सर। लेकिन मेरा मेरा मुझे इसमें जा रहा है, जब क्वेश्चन आयर बना रहे कि नहीं, मैं अभी क्वेश्चन आयर बनाने का काम शुरू है हमारा, तो क्वेश्चन आयर में थोड़ी दिक्कतें जा रही है। मैंने 2-4 एक्सपर्ट लोगों से बातचीत की, तो वो बोलेंगे मेरे पास आ करके देंगे हम, लेके देंगे। तो क्वेश्चन आयर का ये है मेरा इशू, बाकी दूसरा कोई इशू नहीं है। कोई नहीं, कोई नहीं, आप करिए, अपने बेस्ट ऑफ लक, आप काम कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। शिद्दत के देखिए, सिंगल की मैंने बताया, जस्ट बी ऑनेस्ट। हाँ ना, सिंगल जस्ट बी की आप हॉनेस्ट। ईमानदारी के हाँ साथ काम कीजिए, नो वन कैन स्टॉप यू। आप ईमानदारी के हाँ साथ काम करेंगे तो कोई आपको, और आप हर चीज को जस्टिफाई कर सकते हैं, हर चीज को डिफेंड कर सकते हैं, जब तक आप बराबर। ईमानदार हैं। और जहां आपने ईमानदारी का पक्ष छोड़ा रिसर्च में और एकेडमिक में, तो आपकी टांग कोई भी खींच दे। नहीं, बराबर है सर। सिंपल। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू फॉर योर सजेशन। थैंक यू। हाँ जी थैंक बोले। यू सर, थैंक यू। हाँ जी बताएं प्लीज। मोस्ट Sir, वेलकम। thank you, sir. I have one question. Sir, like after submission of a PhD, many times books are written on that subject by the same author who submits the PhD. तो सर इसमें कैसा रिलेवेंस होना चाहिए और इसमें हम कैसे कर सकते हैं इसको? देखिए इसके दो तत्व है। अगर आपने उस पीएचडी से रिलेटेड टॉपिक के ऑलरेडी पेपर छाप दिए हैं, ऑलरेडी वो पब्लिश किया है, कई बार हम पीएचडी लेट होती है लोगों की, तो कोई पेपर छप गया। जी मेरा तो लगभग, तो होता है मेरी पूरी पीएचडी सबमिट होने से पहले ऑलरेडी पब्लिश थी। you know, I got 6 month relaxation at the time when I submitted. There was a rule that if you have got a good number of papers in national interest journals, you will get 6 month relaxation submission. So I submitted my thesis. मेरे को सबमिशन की परमिशन 1.5 साल में मिल गई, जबकि वो 2 साल मिनिमम टाइम था उस समय। तो पर मेरे पास ये ऑप्शन, क्योंकि मेरी पूरी की पूरी थीसिस, मुझे क्या क्या जितने पेपर थे उन पेपर को कंपाइल किया और मेरी थीसिस बन गई। मेरी थीसिस ऑलरेडी इवेल्युएटेड थी सर, लेकिन मैं बुक पब्लिश नहीं कर सकता उस थीसिस की। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी पब्लिश्ड है। तब वो सेल्फ प्लेजरिज्म हो जाएगा। देखिए अगर आपकी पब्लिश नहीं है वो टॉपिक, आप थीसिस को बुक के फॉर्म में पब्लिश कर सकते हैं, नो इश्यू। लेकिन ऑलरेडी वो पब्लिश्ड है अलग अलग पेपर्स के मामले, यानी आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई नहीं रोक सकता थीसिस को बुक या पेपर के फॉर्म में पब्लिश करने से। लेकिन आप ये भूल गए कि भैया उस थीसिस को बांधने से पहले या थीसिस के साथ आप ऑलरेडी उसके पेपर छाप चुके हैं,
उसके तो कॉपीराइट आप दे चुके हैं ना पब्लिशर को, यानी यू आर वायलेटिंग दैट थिंग, आप वो प्लेजरिज्म कर रहे हैं, आप उसे दोबारा छाप रहे हैं, दैट इज रिडंडेंट पब्लिकेशन, आप दोबारा पब्लिश कर रहे हैं उस चीज को, दैट इज रॉन्ग। एंड with my personal opinion, I don't mind I'm not of opinion to publish a book in the form of publish PhD in the form of book until you have done a remarkable job. Just to have a book in your CV, if you want to publish it, there is no use. There are so many publishers, बहुत सारे publisher हैं आज की डेट में मिलेंगे आपको जो आपकी छाप देंगे, कुछ लोग तो पैसा भी लेंगे ना। बुक छापना है तो ऐसा लीजिए जिससे पैसा मिले, पैसा देना ना पड़े, ठीक है। I think I have written around 1 dozen of book. Not even a single penny I have paid to my publisher. Rather, I have got around 3 lakh plus royalty from my sales of my books. That is the way. ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है साहब, आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए आप पैसे भी देंगे, यानी प्रॉपर्टी भी देंगे और पैसे भी देंगे। मुझे औचित्य समझ नहीं आता, कहने का मतलब ये है, वो भी करेक्टर वाली बात आ जाती है, जस्ट फॉर उसका ना बड़ा चीज पे बड़ा फायदा देखे या बड़ा अपना दृष्टिकोण रखे उस चीज के लिए, क्योंकि केवल बुक छापने के लिए बुक छापना औचित्यपूर्ण नहीं है जब तक कि कोई रिमार्केबल चीज आप लेके नहीं आए। मानता हूं छपनी चाहिए, लेकिन जब तक कोई बहुत रिमार्केबल काम आपने नहीं किया तब तक आप बुक पे मत जाइए। आप ये देखिए कि मैंने क्या कहा, मैं आपको कोट किया ना, थॉमस एडिसन ने क्या कहा, आई वोंट इन्वेंट अ थिंग दैट डोंट सेल बिकॉज सेल इज द प्रूफ ऑफ यूटिलिटी एंड यूटिलिटी इज सक्सेस। किताब छापे तो किताब बिकी, एक आपने खरीदी, आपके को ऑथर ने खरीदी, तो क्या करना है उस चीज का? नो नहीं, ऐसी चीज कीजिए जिसका फायदा सब लोग उठाएं, ऐसी चीज करें जिसका चीज जो मल्टीफोल्ड जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो, जिसका लोगों तक पहुंच हो, जिससे अपन रीच बढ़े। किताब लिखने का मकसद रॉयल्टी नहीं होती, वैसे मेरा अपना मकसद कभी रॉयल्टी रहा नहीं, मेरा मकसद लोगों तक पहुंचे। टुडे my books are there in east, west, north, south and across many countries also. They're selling in Amazon में, या जो मेरे पब्लिशर की साइट से रीप्रिंट हुई है कई बार। दैट इज द ऑरा, दैट इज एक्चुअली द रेस्पेक्ट यू आर अर्निंग। इसका पर्पस ये है कि आप उस फील्ड में जाने जाते हैं अगर आप अच्छी बुक लिखते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। वो पर्पस सॉल्व करना होना चाहिए। खासकर पीएचडी के रिलेटेड टॉपिक के बुक तो और भी नहीं छपेंगी, क्यों? क्योंकि वो बहुत सुपर स्पेशलाइज चीज हो गई ना उस टॉपिक पे। वो तो कोई व्यक्ति विशेष या कोई 2-4 लोग ही होंगे जो काम करेंगे, वही उसको रिफर करेंगे। तो बेटर ये है कि आप ऐसी चीज लिखिए जिससे आपकी रीच बढ़े। इंपैक्ट आपका तब बढ़ेगा जब आप लोगों तक पहुंचेंगे। अगर आप लोगों तक पहुंच ही नहीं पाए तो आपका इंपैक्ट कभी नहीं आएगा। That we have to leave an impact on education system. That I believe. That is my personal opinion. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Anyone else? कुछ क्वेश्चन है और? Sir, I think there are no questions now. सर रुकते हैं यहाँ पे? ठीक है, थोड़ा ब्रेक लेते हैं। कितने बजे जी। मिलना है बताएं आप मुझे। सर 1:30. 1:30. Okay, fine. Yeah, 1:30 to 3 o'clock. Okay. ठीक। Okay, thank you so much, sir. Once again, thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you all of you. Now you proceed for your lunch break. We will meet at 1:15. Join करिए so that we can start our session at 1:30. Thank you. Thank you.